नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर लेक्चर 2 होने वाला है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में। एक क्विक रिवीजन लेते हैं तो देखते हैं ट्रांसफार्मर एक्चुअली में हमारा था क्या। ट्रांसफार्मर था हमारा एक स्टैटिक डिवाइस जो कन्वर्ट करता था हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और इट्स वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट। हमने देखा था ट्रांसफार्मर के मेन दो पार्ट होते थे, वाइंडिंग और कोर। कुछ लॉ लगते थे हमारे ट्रांसफार्मर में। पहला लॉ था फैराडेज लॉ, सेकंड लॉ था लेंस लॉ, और एक हमारा मान लीजिए एक क्या चार पैरामीटर्स थे, मेन चार पैरामीटर थे जिनके थ्रू करंट पास होता था ट्रांसफार्मर के अंदर। वो क्या थे? मटेरियल कोर, फ्लक्स, रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी। तो हमने आपको डिफरेंस भी बताया था मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में मेन डिफरेंस क्या थे। मैग्नेटिक सर्किट की अगर बात करें तो जिसमें चार मेजर पॉइंट आते थे, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, फ्लक्स, रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी। हमने आपको डिफरेंस बताया था कल पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या डिफरेंस थे। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लेते थे ईएमएफ, वोल्ट, और मैग्नेटिक सर्किट में लेते थे उसके रेफरेंस में एमएमएफ। इलेक्ट्रिक सर्किट में लेते थे करंट, मैग्नेटिक सर्किट में लेते थे फ्लक्स। रेजिस्टेंस के रिलेटिव क्या लेते थे? रिलक्टेंस। कंडक्टिविटी के अपोजिट क्या लेते थे? परमिएबिलिटी। रेजिस्टिविटी के अपोजिट रिलक्टिविटी। कंडक्टेंस के रिलेटिव परमिएंस। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट। हमने कल इसके बारे में बात करी थी, आज हम आपको बताएंगे परमिएबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। तो परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट हम देखें तो परमिएबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है? म्यू, जो बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर के। ये क्या होता है? हमारा परमिएबिलिटी। आप कंफ्यूज मत होना, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी हमने अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको बड़े अच्छे से समझाया है। हम यहाँ परमिएबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ परमिटिविटी की नहीं, परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो परमिएबिलिटी होता क्या है? म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर के। तो अब यहाँ हम देखें म्यू बराबर है म्यू नॉट म्यू आर के। अब इन दोनों को हम अलग अलग अगर करके देखें तो देखते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है। म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी भी फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जो होती कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर। ये आपको याद रखना है, इसके बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसी को अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है 1.256 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 1.256 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर। ये था हमारा म्यू नॉट। अब लेते हैं हम म्यू आर को। तो म्यू आर क्या होता है? म्यू आर को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू आर हमारा क्या होता है? रिलेटिव
परमिएबिलिटी। म्यू आर होता है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। अगर हम एयर की बात करें, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर एयर की अगर हम लें तो कितनी होती है? 1। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है, इस पर पूछा जा सकता है। तो हमने देखा परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट। परमिएबिलिटी था क्या? म्यू इक्वल्स टू था म्यू नोट म्यू आर के। हमने म्यू नोट और म्यू आर को तोड़ लिया। अब म्यू नोट की हमने वैल्यू देखी तो वो कितनी थी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। जब हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1.256 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर। ये आपको याद रखना है। अब हम सेकंड पार्ट लेते थे तो देखा था हमने कि म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी थी। रिलेटिव परमिएबिलिटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। हमने देखा उसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का निकालने का, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, म्यू आर एयर के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर के लिए कितनी होती है? 1। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो हम अब परमिएबिलिटी हमने इतना देखा। अब इसको अगर और ज़्यादा मॉडिफाई करके आपको अगर बताएं तो आप सिंपली देखिए, हमने एक वायर लिया जिसकी हमने कर दी वाइंडिंग, एयर में करी है, कोई हमने किसी कंडक्टर पर नहीं करी, किसी मटेरियल पर नहीं करी। हमने इसमें करंट दिया, आई, यहाँ से करंट आई, वापस आ गया इसमें घूमकर। तो हमने देखा जब हमने इस वायर वाइंडिंग में करंट दिया तो यहाँ पर इसने एज अ मैग्नेट एक्ट करा और पोल बना लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब दो पोल बन गए तो इसने एज अ हम कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन अगर बना लें तो ये हमारी बार मैग्नेट बन गई, कह सकते हैं हम। तो ये हमारी एज अ मैग्नेट एक्ट करने लग गई तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना निकल के करंट आया। यहाँ पर हमारा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब हम करंट देते हैं किसी भी वाइंडिंग में तो क्या प्रोड्यूस होता है? एमएमएफ। एमएमएफ की वजह से क्या निकलेगा? यहाँ पर हमारा फ्लक्स फाई। हमारा फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स निकलेगा। अब हमारा फ्लक्स निकला तो ये जो फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स किस में निकला? एयर में। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं था, हमने वाइंडिंग करी खाली एयर में, किसी मटेरियल पर नहीं करी हमने वाइंडिंग। तो जो हमारा फ्लक्स निकला वो निकला एयर में। तो यहाँ म्यू आर की रिलेटिव एयर में है, कोई हमारा मटेरियल नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, तो कितनी होगी? 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी हमारी? 1। अगर इसी की जगह हम यही वाइंडिंग, मान लो हम ट्रांसफार्मर लेते हैं, देखिए आप, अगर हमने ट्रांसफार्मर ले लिया हमारा ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की कोर, और हमने इस पर कर दी वाइंडिंग।
ये गया हमारा इसमें करंट आई। तो यहाँ पर सेम चीज होगी, दो पोल बनेंगे। जब इसमें करंट जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर पिछले में हमारा कोई भी मीडियम नहीं था, एयर में एक्ट कर रही थी। एमएमएफ आया, फ्लक्स निकलेगा, वहाँ फ्लक्स एयर में निकला था। क्यों निकला था? क्योंकि हमारे पास कोई कंडक्टर नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, कोई मीडियम नहीं था जिसमें से फ्लक्स पास हो सके। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, हमारे पास एक मीडियम है, कोर है, जिसमें से फ्लक्स पास हो सकता है। ये है हमारी कोर, तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा। ठीक, तो फ्लक्स हमारा इस कोर में जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगी वो 1 से 1 किसकी थी? एयर की। यहाँ पर एयर नहीं है, हमारा कोर है। एयर की जगह पर क्या आ गया? हमारा कोर। तो 1 से इसकी परमिएबिलिटी कहीं ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी उसका फॉर्मूला हम आपको आगे बताएंगे, कैसे निकाला जाता है किसी भी मटेरियल के रेफरेंस में। तो हमने देखा कि अगर हमारा कोई भी मीडियम नहीं है, खाली एयर में अगर फ्लक्स निकलता है, तो वहाँ रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती थी? हमारी 1। लेकिन अगर हम ले लेते हैं मीडियम जो हमारा एक्ट करता है ट्रांसफॉर्मर में, हमारे पास आ जाता है एक मीडियम, कोर आ गई हमारे पास। तो हमारे पास कोर आ गई, तो जब कोर में से फ्लक्स ट्रांसफ़र होंगे, हमने करंट दिया जिसकी वजह से क्या निकला? एमएमएफ। एमएमएफ ने क्या करा? फ्लक्स को इंड्यूस करा। फ्लक्स जब इंड्यूस हुआ तो हमारी एक रिलेटिव परमिएबिलिटी निकली जो एयर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा थी। ये किसकी है? एयर की परमिएबिलिटी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर की 1 है, इससे कहीं ज़्यादा होगी इस कोर में। तो वो निकालते कैसे हैं, अब वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो हम आगे बढ़े तो देखते हैं परमिएबिलिटी को और अच्छे से अगर जाने, इसका फॉर्मूला अगर निकालें तो हम एक चीज़ जानते हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, ठीक, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ में देखा होगा V = होता है IR। क्या होता है? वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टिविटी अगर पढ़ा हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आपको इतना बेसिक तक बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखना है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की हमारी दूसरी क्लासेस के लेक्चर देखिए। यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी निकालें तो R क्या होता है? रेजिस्टिविटी अपॉन L = A। तो ये रेजिस्टिविटी निकालने का क्या हुआ? फॉर्मूला। अब आप देखिए रेफरेंस में रेजिस्टिविटी किसके अपोजिट होती है? हमने आपको डिफरेंस दिखाया था दोनों में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप देखिए रेजिस्टिविटी किसके अपोजिट होती है? कंडक्टिविटी के। रेजिस्टिविटी किसके अपोजिट होती है? कंडक्टिविटी की। तो हम लिख सकते हैं 1 कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का साइन है, और इसको एज इट इज हम उतार लेंगे L/A। ठीक, तो इसको यहाँ अगर ले जाएं तो कंडक्टिविटी क्या निकलेगी हमारी? 1/R इंटू L/A।
तो ये हम मान लें फॉर्मूला हमारा हो गया किसका, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अब हमने देखा कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में थी और मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टिविटी के अपोजिट में क्या था, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी हम इसी फॉर्मूले के बेस पर अगर लें तो देखिए कंडक्टिविटी की जगह पर हम लिख लेते हैं म्यू, जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी। सेम इसी फॉर्मूले पर कंडक्टिविटी की जगह पर हमने लिखा म्यू परमिएबिलिटी, जो बराबर किसके है, ऊपर क्या है एल, एल तो लेंथ तो कंडक्टर की एज इट इज रहेगी, लेंथ ले ली। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के अपोजिट हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में लेते थे रेजिस्टेंस, और मैग्नेटिक सर्किट में हम लेते थे रिलक्टेंस आर एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा किसी भी कंडक्टर का। तो दो फॉर्मूले बने यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमारा बना कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमारा बना कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का साइन है 1/r इंटू L/A। तो ये क्या हुई, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। और परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल क्या हुई, म्यू L/RL इंटू A, म्यू लेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन रिलक्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें एक फॉर्मूला पता पड़ा, ये किसके लिए था, मैग्नेटिक सर्किट के लिए। मैग्नेटिक सर्किट में जब भी हम किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी हम किसी मटेरियल की या कंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इसी कंडक्टिविटी का साइन है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 रेजिस्टेंस इंटू L/A, लेंथ ऑफ द मटेरियल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक सर्किट, तो म्यू परमिएबिलिटी क्या होगी, लेंथ ऑफ द मटेरियल अपॉन रिलक्टेंस ऑफ द मटेरियल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहली टर्म आती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो जिसमें पहली टर्म आती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मान लीजिए हमने एक बार लिया, ये आयरन का हमारा बार है, ऐसे ले लेते हैं कुछ, ठीक, आयरन का हमारा ये बार हुआ, इस पर हमने क्या करा, वाइंडिंग, करंट गया, करंट वापस आया, एमएमएफ निकला कुछ। तो एमएमएफ की वजह से क्या होगा, इतने एरिया को अगर हम
मैग्नीफाई करके देखें तो ये बन जाएगा, एमएमएफ निकलेगा। तो इसकी वजह से कुछ दो पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ से क्या निकलेगा, फ्लक्स, फ्लक्स निकलेगा। अब फ्लक्स निकलेगा तो इस पार्ट को हम मॉडिफाई करके देखें, मॉडिफाई मैग्नीफाई अगर करके देखें तो ये आता है हमारा, यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे 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 हमारे फ्लक्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, फ्लक्स। हमारा हमने एक वाइंडिंग थी हमारे पास, वाइंडिंग थी हमारे पास, हमने इस वाइंडिंग में एक, पहले तो हमने एक बार लिया, आयरन का लिया, क्या, बार। अब उस बार पे हमने कर दी वाइंडिंग, बार पे कर दी वाइंडिंग, और उसमें दे दिया हमने करंट आई। उस करंट फ्लो होने की वजह से नंबर ऑफ टर्न्स थे इसमें n, वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स थे n। तो हमने दिया इसमें करंट, करंट जाने की वजह से हुआ क्या, दो पोल बन गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो पोल बन गए, करंट गया, पोल बने, और एमएमएफ क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो एमएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से क्या इंड्यूस हुआ, फ्लक्स। ये यहाँ से यहाँ फ्लक्स फ्लो होने लगे। फ्लक्स फ्लो हुए तो हमने देखा इतने पार्ट में से फ्लक्स निकल रहे थे, इस पार्ट को हमने क्या करा, मैग्नीफाई। ये हुआ हमारा आयरन कोर, जिसका ये मान लेते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें से ये फ्लक्स जा रहे हैं, ये फ्लक्स जा रहे हैं, तो हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे डिनोट करते थे हम कैपिटल बी से, वो बराबर क्या हुई, फ्लक्स कितने निकल रहे हैं कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने फ्लक्स निकल रहे हैं कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। होप करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने इतने पार्ट को मैग्नीफाई करा और देखा कि इसमें कितने फ्लक्स निकल रहे थे, ये था हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये हमें पता पड़ा कि फाई अपॉन फ्लक्स अपॉन एरिया। एक और फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, जो होता है परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच। एच क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम आगे बताते हैं। तो हमें दो फॉर्मूले पता पड़े मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, फाई अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ही हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका एक और फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है किसके, परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के। तो H क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ये हम आगे आपको बताते हैं। हमने देखी हमारी पहली इम्पोर्टेंट टर्म मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर की इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने बात करी थी।
तो पहली टर्म आई थी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दूसरी टर्म हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। दूसरी टर्म हमारी हुई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल एच से। जो हमने यहाँ देखा था इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? हमने सीधी सीधी बात देखी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, कितने फ्लक्स निकल रहे हैं कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Ni/L। N क्या होता है? नंबर ऑफ टन्स, और I क्या था हमारा? एम्पियर। तो एम्पियर किसी भी, मान लीजिए यही सर्किट लेते हैं, हमारे नंबर ऑफ टन्स कितने थे? N, तो हमने ले लिया N। और करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा? I, तो हमने ले लिया I अपॉन एरिया। लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक हमारी जो वाइंडिंग थी इसकी लेंथ ले लेते हैं L। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, प्लस वो प्लस इनटू करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट की तीव्रता, अपॉन लेंथ, वाइंडिंग की लेंथ कितनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता पड़ा, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, जो बराबर होता है N/I/L के। तो हमने दो इम्पोर्टेंट टर्म्स देखी मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर की। पहला था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा हमें पता पड़ा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तीसरी टर्म, इम्पोर्टेंट टर्म पे हम अगर बढ़ें तो वो है हमारी रिलक्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं RL से। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रिलक्टेंस। रेजिस्टेंस लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और मैग्नेटिक सर्किट में हम लेते हैं रिलक्टेंस, जिसे डिनोट करते हैं RL से। और हमने आपको अभी पीछे बताया था, यहाँ पर ये रहा रिलक्टेंस। अब इस रिलक्टेंस को यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ला दें, तो इसका फॉर्मूला रिलक्टेंस का हमें पता पड़ जाएगा होता क्या है, जो हमने परमिएबिलिटी में देखा था। तो रिलक्टेंस क्या हुआ हमारा? RL बराबर हुआ हमारा L/μA के। तो हमें रिलक्टेंस का भी फॉर्मूला पता पड़ा। पीछे हमने आपको परमिएबिलिटी का फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, तो उससे हमें पता पड़ा RL बराबर किसके होता है? L/μ इंटू A के। रिलक्टेंस किसी भी मटेरियल का कितना होगा? लेंथ वाइंडिंग की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल का, इंटू म्यू परमिएबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस। तो हमें तीन फॉर्मूले पता पड़े मेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोट करते थे हम कैपिटल B से, फाई अपॉन फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स कितना निकल रहा है कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। इसका एक और फॉर्मूला था B = परमिएबिलिटी इंटू H। H क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
दूसरी टर्म हमें पता पड़ी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग, और उस वाइंडिंग में करंट कितना फ्लो हो रहा है, उन दोनों का गुणांक अपॉन लेंथ। वाइंडिंग के बीच में, जो वाइंडिंग के दो पोल हैं उनके बीच में लेंथ कितनी है। तीसरा हमारा मेन इम्पोर्टेंट टर्म थी रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या थी हमारी, रिलक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लेते थे रेजिस्टेंस, और मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह हम लेते थे रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसके बराबर होती थी, लेंथ, वाइंडिंग की लेंथ कितनी है अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो आगे बढ़ते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट टर्म हमारी आती है फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा, B इंटू ए। अब ये B क्या है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। यहाँ से देखें, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में से, तो B बराबर क्या था, फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्लक्स क्या हुआ हमारा, B इंटू ए। तो वही चीज़ आती है, फ्लक्स हमारा क्या निकलता है, B इंटू ए। अब अगर आगे बढ़ें तो हमने एक चीज़ और देखी थी, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में, यहाँ आप देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में B बराबर था परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो हम कह सकते हैं कि B बराबर है परमिएबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, कह सकते हैं। तो हम आगे अगर बढ़ें तो B की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, तो यहाँ हम देखें फाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू H इंटू ए के। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, किसकी, B की। तो अब आगे अगर हम देखें, H क्या था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो क्या था, H हमारे किसके बराबर था, NI अपॉन L के। अब H की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो फाई हमारा किसके बराबर, फ्लक्स हमारा किसके बराबर हो गया, म्यू NI अपॉन L इंटू ए के। अब आगे अगर हम बढ़ें तो हम एक बात जानते हैं, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट के। तो NI की जगह पर हम क्या रख देंगे, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने देखा फ्लक्स किसके बराबर हुआ, फाई MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन L इंटू ए के। अब हम जानते हैं फाई LA, हमने परमिएबिलिटी का आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं फाई फ्लक्स जो है वो बराबर हो जाएगा MMF अपॉन L इंटू फाई ए के। हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमने आपको परमेबिलिटी का फॉर्मूला दिखाया था, उसके थ्रू आप अगर देखें तो ये हो जाएगा, फाई L और A को हम ऐसे लिख सकते हैं,
देखिए आप नोटिस करिए। अब हम अगर गौर दें तो आप लोग देखेंगे कि जो रिलक्टेंस है हमारा, रिलक्टेंस किसके बराबर होता है? L अपॉन म्यू ए के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन म्यू ए, इसकी जगह पर हम रिलक्टेंस लिख सकते हैं। तो हमारा फ्लक्स किसके बराबर हो गया? MMF अपॉन रिलक्टेंस के। तो हम एक फॉर्मूला हमें मिला किसका? फ्लक्स का, कि MMF अपॉन रिलक्टेंस। MMF क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या था? जो अपोज करता था फ्लक्स को किसमें? मैग्नेटिक सर्किट में। तो हमें एक और फॉर्मूला पता पड़ा फ्लक्स का, कि MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने आज पढ़ी मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में। इम्पोर्टेंट टर्म्स थी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलक्टेंस, और चौथा था हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स का हमें एक फॉर्मूला पता पड़ा MMF अपॉन RL। तो होप करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।